ठीक है, तो रिफ्रैक्शन भी तुम लोग थोड़ा सा 10th में मेरे ख्याल से पढ़े थे ना। हाँ, तो रिफ्रैक्शन में कोई भी लाइट रे, कोई भी रे आपकी जा रही है, कोई भी, तो अगर दो मीडियम, मतलब इधर का मीडियम कुछ और है और इधर का मीडियम कुछ और है, तो यहाँ पे टर्म डिफाइन किया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या सिंबल था? आई नहीं, आई नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है। ठीक है, आपके बुक में, हाँ, एनसीईआरटी में एन लिखा है। वैसे कई जगह एन भी लेते हैं और कई जगह म्यू भी लेते हैं, कुछ बुक्स में म्यू, ग्रीक लेटर। हाँ, ठीक है, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हो। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लेन, इसका डेफिनेशन क्या बताया गया है, याद है किसी को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे किया गया है? जो लाइट रे होती है उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है घटती है? नहीं, लाइट की स्पीड बढ़ती नहीं है। लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो एक आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो हमने ईएम वेव्स, क्यों ये चैप्टर आया उसके बाद, क्योंकि ईएम वेव्स हमने पढ़ लिया है। तो ईएम वेव्स में हमने लाइट की जो स्पीड है वो 2 पॉइंट समथिंग था, 98, लेकिन उसको 3 इंटू, हाँ, लाइट की स्पीड हमने बता दिया था। ये आपका एक एब्सोल्यूट वैल्यू है इन वैक्यूम या इन फ्री एयर या प्लेन एयर मान सकते हैं, एयर मान सकते हैं। बेंडिंग नहीं, डिफाइन कैसे किया गया, तो इसमें तो ये स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, ठीक है। लेकिन ये कब फिक्स है? जब वैक्यूम आपका है या जब आपका एयर है, केवल एयर बहुत थिन मान के चलते हैं। जब ये किसी और मीडियम में जाता है, ठीक है, तो वो मीडियम डेंसर होता है, डेंसर हो सकता है। तो रेयर, एयर से तो ज़्यादा रेयर नहीं मानोगे ना किसी को, वैक्यूम से ज़्यादा हमेशा डेंसर होगा। वैक्यूम से कोई, ये जो डेंसर वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल डेंसिटी नहीं है। नॉर्मल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसर का मतलब क्या हुआ कि सेम वॉल्यूम में मास ज़्यादा है, तो इसको डेंसिटी बोलते हैं। ये जो डेंसर है, यहाँ पे जो डेंसर वर्ड है बेसिकली ऑप्टिकल डेंसर इसको बोलते हैं। क्या मैंने बोला? ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। तो जो डेंसर वर्ड आ रहा है ये अलग डेंसर वर्ड है, ये डेंसिटी का इससे लेना देना नहीं है। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल जो कि डेंसिटी वाइज बहुत ही लाइटर होते हैं लेकिन ऑप्टिकली वो डेंसर हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया गया? तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है जो वैक्यूम में सी है, ये जब किसी मीडियम में जाता है, तो जो शुरू की थियरी आई थी वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी, उल्टी थी। अभी जो बोला जाता है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ये 3 है, 3 × 10⁸ है, तो मान लो किसी मीडियम में एंटर किया और वहाँ पे उस लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ हो गया, यानी कि उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या हो गया? लाइट की स्पीड कम हो गई। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया जाएगा? जो n बोला जाएगा, ये c/v, ये इसका सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और चूंकि ये वेलोसिटी हमेशा कम होती है, इसलिए n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 से ज़्यादा। लेकिन किससे कंपेयर किया है? अभी हम केवल एक तरफ क्या मान के चल रहे हैं, हाँ, मतलब ये वैक्यूम मान के चल रहे हैं। जब भी वैक्यूम से कोई भी लाइट जाएगी तो ये गारंटीड है n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। लिखते चलो इसको, ठीक है। लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बहुत सिंपल टर्म है, इसको अपने सेंटेंस में डिफाइन कर लो। एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मोर द वैल्यू ऑफ n, लिख लो, मोर द वैल्यू ऑफ n, मोर द वैल्यू ऑफ n मीन्स मीडियम इज मोर डेंसर। मोर द वैल्यू ऑफ n मीन्स मीडियम इज मोर डेंसर, ब्रैकेट में बोल्ड करके ऑप्टिकली लिख लीजिएगा, ऑप्टिकली डेंसर। चाहो तो नीचे नोट करके लिख लो,
ऑप्टिकली डेंसर, मोर द वैल्यू ऑफ n मीन्स मीडियम इज मोर डेंसर, ब्रैकेट में ऑप्टिकली, नीचे नोट करके लिख लो, ऑप्टिकली डेंसर डज नॉट मीन, ऑप्टिकली डेंसर डज नॉट मीन, या इट हैज़ नो, ऐसे बोल सकते हो, इट हैज़ नो रिलेशन विथ डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ऑप्टिकल डेंसर डज नॉट मीन डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन कर लिया रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। अभी बस डेफिनेशन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा स्पीड से हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है, स्पीड क्या होता है, v क्या होता है, लैम्डा और याद है लैम्डा टाइम पीरियड या लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है v का? हाँ, न्यू लैम्डा, हाँ न्यू लैम्डा, न्यू क्या हो गया तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या हो गया तुम्हारा? वेवलेंथ। तो देखो v कम हो रहा है, अगर v कम हो रहा है तो इसमें से कोई चीज़ का मतलब क्या हो रही है? कम हो रही है। तो क्या चीज़ कम हो रही है इसमें से? है सोचने वाली चीज दिक्कत है, सोचना चाहिए ना। सर न्यू तो कांस्टेंट रहेगा ना वेवलेंथ का। तो इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है? क्या दोनों चेंज होता है? क्या कभी कभी कोई चेंज होता है या हमेशा एक चेंज होता है? दोनों चेंज हो सकता है। लेकिन ध्यान दो, अभी जब हम लोग इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर, तो डुअल नेचर में किसी फोटोन की एनर्जी, अभी बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, इसके फार्मूला E = h न्यू होता है। h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या होता है? सेम न्यू, फ्रीक्वेंसी। तो अगर किसी पार्टिकल में एनर्जी है, वो यहाँ पे जो एनर्जी और यहाँ अगर वही पार्टिकल घुस के यहाँ टहलते हुए चला आया, तो उसकी एनर्जी अगर घट जाए या बढ़ जाए तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है? कंजर्व नहीं हो रही है। मतलब जो लाइट यहाँ है वो यहाँ जाते जाते एनर्जी उसकी कम हो जाए या बढ़ जाए, ये तो आश्चर्य की बात है। अगर यहाँ से यहाँ कम हो रही है लाइट में, तो तुम यहाँ से यहाँ कोई चीज़ भेजोगे तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा तरीका है, मशीन एक बना दो, एनर्जी बढ़ा दो। क्लियर? यानी कि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, यानी कि क्या? एस तो प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यू तुम्हारा हमेशा भूलेगा नहीं ना, इसलिए बथर से बता रहा हूँ इस तरह से कि अगर भूल जाता है। यानी कि लाइट की एनर्जी तुम नहीं बदल सकते हो अनलेस तुम कुछ अलग से उसको एनर्जी न दो। तो न्यू तुम्हारा क्या हो गया? एक तरह से कोई भी लाइट का, कोई भी रे का कांस्टेंट हो गया, यानी कि न्यू तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो क्या बदल रहा है इसका मतलब? लैम्डा। तो क्या रिलेशन हो रहा है? देखो n = ध्यान दो, ये न्यू लैम्डा 1, लैम्डा में c लिख दे रहा हूँ, c मतलब वैक्यूम में, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? न्यू × लैम्डा v, या लैम्डा इसको m लिख देते हैं, लैम्डा m। सर अगर मतलब ये फॉर्मूला हटा के लॉजिकली सोचे तो क्या न्यू कांस्टेंट रहेगा? तो वही तो बता रहा, हाँ तो वही बताना चाह रहा हूँ, न्यू लॉजिकली बता रहा हूँ कि न्यू की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है, क्योंकि न्यू चेंज करने का मतलब एनर्जी कम या ज़्यादा हो रही है, तो न्यू कट जाएगा। तो क्या और फॉर्मूला आ गया हमारा? लैम्डा c अपॉन देखो किस एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि h कांस्टेंट है, तो सर न्यू की कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी E कांस्टेंट है। अच्छा एनर्जी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, तो ये भी तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला और आ गया, लैम्डा c अपॉन लैम्डा m। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, हमेशा ये वैक्यूम नहीं हो सकता है, तो ये तो वैक्यूम हो गया तुम्हारा, इसको मैंने n बोल दिया। ध्यान से देखो, यानी कि एक मटेरियल है, तो इसको मैं अगर मैं n1 बोल दे रहा हूँ, यानी कि कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ऐसे तो भी बोल सकता हूँ ना कि एक दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दूसरा मटेरियल जिसका n2 है, तो उसका क्या डेफिनेशन होगा? c अपॉन v2। तो अगर मैं तुमसे पूछूँगा, अब देखो, अब इसका कैसे क्या मतलब हो रहा है कि अभी तक इधर एयर था और इधर मीडियम था। अब क्या मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, इधर भी मीडियम है लेकिन मीडियम 1 है, और इधर क्या है? मीडियम 2 है। अब यहाँ पे जो भी लाइट है और यहाँ जो भी लाइट है,
अभी रिफ्रैक्शन बाद में आएंगे, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी समझ लो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो अगर इधर जो लाइट चल रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हुआ, N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2। मतलब ये N1 N2 किसकी बात कर रहा है, ये एब्सोल्यूट से बात कर रहा है, ये वैक्यूम से बात कर रहा है। अब तुम्हें यहाँ पे बोला गया, इसको ऐसे लिखा गया, मान लो N21, N21 का मतलब, N21 का मतलब क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे समझो, लिखा है N2 बाई N1। N2 क्या है आपका, C बाई V2, ये क्या है C बाई V1, तो क्या हो गया ये V1 बाई V2। तो N21 एक ये फॉर्मूला हो गया है, या यहीं से एक और बन जाएगा। देखो V अभी तुम्हारा क्या था, V तुम्हारा न्यू इंटू लैम्डा था, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं λ1 बाई, तो अगर दो अलग अलग मीडियम है तो ये फॉर्मूला। यहाँ N21 क्या है, ये 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट से कंपेयर नहीं किया गया है। कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वेलोसिटी है, C/V होता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये हो गया N2, C/V2। N1 क्या हो गया, C/V1। C कट गया, V1 ऊपर गया, V1 बाई V2। हाँ N21, हाँ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। क्लियर है। एक और फॉर्मूला देख लो, यहीं से बन जाएगा, सब बॉक्स में कर लेना। अगर मैं पूछा N21 N2 बाई N1 है, तो N12 क्या हो जाएगा, N1 बाई N2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि N12 N21 क्या होगा, दोनों 1। या N21 पूछा गया और तुम्हें N12 दिया है, तो एक दूसरे के क्या है, वो रेसिप्रोकल है। क्लियर है। लैम्डा टर्म में भी ले सकते हो, अब उसे से घुमाते रहो, जो भी है। ठीक है। अच्छा एक और देख लो फॉर्मूला, इसी में बनता है ऐसे ही, बता रहा हूँ, ये समझ में आया। ये जस्ट 1 से 2 का है, 2 से 1 का, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक जैसे ऐसे देखो, N32, इसको क्या लिख सकते हो, N3, हाँ ऐसे समझो, N3/N2 है, लेकिन ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ये तो सिंपल है, लॉजिक से हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो N1 से, कर सकते हो, तो नया फार्मूला बन गया N3/2 N31 डिवाइड बाई। अब 1 2 3 क्या, जैसे 1 तुम्हारा ग्लास हो सकता है, 2 तुम्हारा ऑयल हो सकता है, 3 तुम्हारा वाटर हो सकता है, 4 तुम्हारा ग्लिसरीन हो सकता है, कोई भी अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, जो भी तुम लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में। हर एक लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। 1 कोई एक मीडियम है, 2 कोई एक मीडियम है, 3 कोई मीडियम है। तो अगर 3 और 2 का रेशियो इस तरह से भी निकाल सकते हो तुम। मतलब सर इस फॉर्मूले में हमारे मीडियम्स कैसे अलाइंड है जिनसे बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। ये सब नहीं बोल रहा हूँ अभी तुम्हें, बेंडिंग लाइट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। अगर 3 का 1 से दिया है, 2 का 1 से दिया है, पूछ रहा है 3 का 2 से निकालो, तो ऐसे फॉर्मूला। ठीक है। मतलब मैं पूछा था, जैसे ये N1 का हो गया, ये N2 का हो गया, इनके बीच में कुछ है ना जो सेपरेट कर रहा है। हाँ तो कोई बाउंड्री होगी ना, कोई भी लिक्विड रखोगे तो उसकी तो बाउंड्री होगी। फिर थर्ड के लिए भी एक और बाउंड्री। थर्ड ऐसा नहीं है, जैसे एक बार तुमने 3 का 1 से टेस्टिंग कर लिया,
एक बार 2 का 1 से टेस्टिंग कर लिया, अब पूछ रहा 3 से 2 फिर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी? नहीं, वो आप सीरीज फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। विदाउट बाउंड्री वाला पूछ रहे हैं। बाउंड्री तो रहेगा ही। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन पे आ जाओ। ठीक है, देखो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, इसको मीडियम 1 और ये मीडियम 2। कोई भी लाइट अगर आ रही है तो जहाँ पे टच कर रही है, ये बेसिकली इंटरफेस पॉइंट, मतलब ये इस मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये एकदम एक लाइन होगी हमेशा, हमेशा नहीं, अगर मान लो ग्लास है तो सर्कुलर भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही डिस्टिंक्ट होगा। मतलब इधर मीडियम 1 होगा तो सीधे मीडियम 2 होगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ऐसा नहीं होगा कि डेंसिटी धीरे धीरे चेंज करेगी। ठीक है, एकदम इंस्टेंट चेंज हो रही है। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका इंटरफेस पॉइंट हो गया। इंटरफेस पॉइंट पे जो सरफेस पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया उस पर। और लाइट फिर क्या होगी, डिपेंडिंग ऑन ए मीडियम टू इससे रेयरर है कि डेंसर। अगर मीडियम टू डेंसर है कि टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। ये इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 है, इसका n2 है। अगर N2 is greater than N1 तो बेंडिंग होगी। ये तुम्हारा किस केस में, अभी रुक जाओ, बाद में समझ में आ जाएगा। पहले ये समझ लो कि देयर आर 2 सेपरेट मीडियम हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2। लाइट जो आ रही है उसमें जो एंगल बना रही है नॉर्मल से, वो आई हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन ज़्यादा कम है बाद की बात है। ये 3 चीज़ हो गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि जो 3 चीज़ें हैं, मैंने बोला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंटरफेस पॉइंट, हाँ, आर इन द सेम प्लेन। लिख लो ये पहला, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। और दूसरा लॉ क्या बोलते हैं, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स। सेकेंड जो लॉ है स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर की वैल्यू क्या हो गई है, ये n21 हो गई। ये भी बोल सकते हो, लेकिन ये लॉ इसलिए लिखा जाता है, ये क्या बताता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो एंगल बनाता है वो तुम्हारा नॉर्मल से, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, वो दूसरे में भी सेम चीज़ हो, यानी कि किसी भी मटेरियल में n इंटू साइन ऑफ थीटा, ये क्या चीज़ होगा, ये आपका कांस्टेंट होता है। समझ में आया चीज़? किसी भी मटेरियल में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थीटा क्या है, बेसिकली वो जो रे तुम्हारी नॉर्मल से एंगल बना रही है उसका साइन, इसका जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ n1 साइन आई, n2 साइन आर, n3 साइन जो भी लिखो, साइन थीटा, साइन फाई, वॉटेवर। तो n इंटू ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल विद द नॉर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपका स्नेल्स लॉ बेसिकली इसको बनाया गया है। ये चूंकि 2 मीडियम की बात करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है, समझ में आया ये? अब इस लॉ से देखो क्या हो रहा है, देखो इसी लॉ से तुम इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो इसी लॉ से, अब 2 मीडियम है मान लो, ठीक है, ये बीच में गैप है, 2 मीडियम है, मान लेते हैं इधर तुम्हारा वैक्यूम है और इसको मैंने n1 बोला, इसको मैंने n2 बोला है, ये n1 n2 से बड़ा है। ठीक है, अब कोई रे अगर आ रही है मान लो, तो n1 बेसिकली क्या है, इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब वैक्यूम है, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो 1 होता है, हमेशा 1 मानते हैं। ठीक है, यानी कि ये 1 इधर है, इधर आपका क्या है n1 है,
यही हुआ इसका मतलब ना, इसको ऐसे लिख देना कन्फ्यूज। इधर बेसिकली 1 है, इधर 1 है रेफरेंस, इधर वैल्यू क्या हो गई n1 हो गई, इधर n2 हो गई, और n1 क्या है n2 से बड़ा है। लेकिन हमेशा क्या होगा, ये जो एंगल होगा, देखो ये जो एंगल होगा मतलब 1 इंटू जो भी एंगल होगा, ये मान लो दोनों रे एक ही तरह गिर रही है इसमें, मान लो किसी एंगल पे θ1 पे गिर रही है, दोनों θ1 है। अब हमको सोचना है कौन ज़्यादा कौन कम होगा, या इसी फार्मूले से देख लो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये क्या बताना चाह रहा है कि ये दोनों बराबर है। अगर n1 ज़्यादा होगा तो साइन वाला कंपाउंड कम होना पड़ेगा। एंड समझ में आ गई, यानी कि जिसमें तुम्हारा ज़्यादा, अब अगर मान लो मैं इधर ने एयर ले लिया, मैंने वैक्यूम ले लिया, तो किस में बेंडिंग ज़्यादा हो रही है? इसमें क्या बता रहा है कि जैसे देखो, हाँ जैसे दोनों केस है तुम्हारा, ये एक ही केस पहले कर लो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये जैसे इसी केस में देख लो, यही तुम्हारा I है, तुम्हारा ये R है, तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, और n1 हमारा क्या है, मान लो ये आपका 1 है, तो ये 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। अगर ये वैल्यू 1 हुई साइन आई, ये वैल्यू तुम्हारी क्या है, डेंसर, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई 1 से कुछ है, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। समझ में आया चीज़? n1 sin i इक्वल टू, मतलब यहाँ पे n2 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तुम्हारी, n2 की वैल्यू अगर 1 से ऑब्वियसली बड़ी है, तो साइन r तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, मतलब r की वैल्यू तुम्हारी साइन r लेस देन साइन i हो गया। इसका मतलब r की वैल्यू तुम्हारी हमेशा i से छोटी होगी तुम्हारी। तो ये कब हो रहा है, जब तुम्हारा ये तुम्हारा डेंसर मीडियम में जा रहे हो, ठीक है, यानी कि तुम रेयर से अगर डेंसर में गए हो तो तुम्हारा ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसी केस में अगर उल्टा ले लो, अगर रे ऐसे जा रही है तो ऐसे निकल रही है, इसी का उल्टा क्या होगा, अगर रे ऐसे जाएगी तो जैसे उसको रिट्रेस करेगी, यानी कि जब आर की वैल्यू तुम्हारी डेंसर से जा रही है, कोई भी रे अगर डेंसर से जा रही है, डेंसर मीडियम है, कोई भी रे अगर डेंसर से गई तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये अवे फ्रॉम, हाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा रूल हो गया कि तुम्हारा रेयर से डेंसर तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और अपोजिट केस में तुम्हारा अगर डेंसर से रेयर में कुछ, दोनों बना लीजिए आप लोग, अगर कोई चीज़ डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट हमेशा बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि इसमें दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। उसी कॉन्सेप्ट से ये कम या ज़्यादा होता है जो भी। n1 डॉट साइन इज इक्वल टू n2 इंटू साइन r। ठीक है, ठीक है, n2 अगर 1 से बड़ा होगा, अगर ये चीज़ इससे बड़ी हो गई तो इसको इससे क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है। तो साइन r की वैल्यू साइन i से छोटी हो गई, तो उस हिसाब से r की वैल्यू i से छोटी हो गई। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेस लॉ हो गया सिंपल सा तुम्हारा। n1 मैंने माना है कि 1 मैंने मान लिया है, 1 जब वैक्यूम मान लिया है, तुम कोई भी मान सकते हो n1 की वैल्यू, तुम कुछ भी मान सकते हो। मान लो तुमने बोला 1.5, तो अगर ये 1.5 है, अगर ये डेंसर में बोल रहा हो तो यानी कि इधर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1.5 से ज़्यादा आएगी। तो तुम कोई भी केस ले सकते हो, वैक्यूम और एयर की सेम माना जाता है। बेसिकली क्या है ना कि वैक्यूम का तो 1.0000 बहुत जीरो होता है, एयर का समझो 1.000 कहीं बुक में लिखा है, ये मान लो 2 है, तो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए कोई मतलब है नहीं है। हाँ, ऐसा कोई मीडियम है जो मतलब रिफ्रैक्टेड रे को नॉर्मल के एकदम पैरेलल करता है? नॉर्मल के पैरेलल मतलब देखो तुम ये बोलना चाह रहे हो, हाँ देख लो रूल से देखो, खुद देखो, ये चीज़ आपकी ऐसे हो जा रही है, हाँ। अब देखो लॉ क्या कहता है, यानी कि इसका n1 इसका n2, ये θ1 यानी कि I बोलो, R की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो देखो n1 इंटू साइन आई, n1 की कुछ वैल्यू होगी, साइन आई की कुछ वैल्यू होगी, और n2 इंटू साइन R 0 हो गया।
तो ये चीज़ जीरो हो गई, यानी कि N2 को क्या होना पड़ेगा, N2 क्या चीज़ होना पड़ेगा, N1 साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि ये चीज़ तुम जीरो कर रहे हो। अगर ये चीज़ जीरो होगी तो ऐसा कौन सा मटेरियल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि जो इतना बेंड कर देगा इसको कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली नहीं संभव है, और प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है। थ्योरेटिकली भी संभव नहीं है ना, थ्योरेटिकली भी हो गया। अच्छा, एक अब लिख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट किए होगे तुम लोग। देखो, जैसे एक फिगर बना दे रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे बना लो। हाँ क्या, हाँ देखो ना, हाँ तो देखो, मान लो इधर एक मीडियम है, यहाँ दूसरा मीडियम है, यहाँ पे सेम मीडियम फिर आ गया है। मान लो ये N1 है, शिफ्ट मतलब समझने के लिए N1 मान लो, ये N2 मान लो, और ये तो N1 N2 को N मान लो, और इधर N3 जो बेसिकली फिर से क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है, मतलब सेम मटेरियल है तो बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई लाइट अगर जाएगी, ध्यान से देखना, कोई भी लाइट अगर जाएगी ऐसे, तो ये कौन सा एंगल हो गया, इंसिडेंट। ये तुम्हारा ऑप्टिकली रेयरर है, 1 माना गया, ये डेंसर है, तो ये क्या हो गया, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा बेंड हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये रे ऐसे कि यहाँ पहुँची, तो ये एंगल आर हुआ, तो क्लास 9th की ज्योमेट्री से ये क्या हो जाएगा, ए भी आर हो जाएगा। तो ये आई हुआ, ये आर हुआ, यानी कि यहाँ पे N1 N2 जो साइन आई होगा, ठीक है, जिसको मैंने 1 मान लिया है, ये जो साइन आई होगा, ये क्या हो गया, N2 N2 साइन आर, यानी कि यहाँ पे N2 जो N है, N इंटू साइन आर, ये रिलेशन ट्रू हो रहा है, यानी कि साइन आई की वैल्यू N इंटू साइन आर। अब ये इस मीडियम से फिर से वापस जा रहा है, तो मान लेते हैं कोई ये तीसरा एंगल, मान लेते हैं थीटा बना रहा है। तो अब क्या होगा यहाँ पर रिलेशन, यहाँ पे N2 इंटू इस मीडियम में N, उस मीडियम में एंगल, ये तीसरे मीडियम कौन सा है, N3 इंटू साइन थीटा। तो देखो N3 तुम्हारा क्या है, 1 है, साइन थीटा नहीं पता है, लेकिन ये क्या चीज़ है आपका, N इंटू साइन आर। ये इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 2 देख लो, तो ये क्या दिख रहा है, साइन आई इजक्वल टू एन साइन आर, एन साइन आर इजक्वल टू साइन थीटा। तो यू कैन कंक्लूड थीटा की वैल्यू आई के बराबर, यानी कि ये जो थीटा क्या हो गया, बेसिकली आई के बराबर। समझ में आया, यानी कि जो रे जा रही थी, थोड़ा सा बेंड की, और फिर लास्ट में किधर से निकल रही है, ये तुम्हारा एंगल आई से। क्लियर हुआ ये। तो अगर तुम इसको रिट्रेस करोगे, देखो अगर रिट्रेस करोगे तो ये होता क्या है, लाइट ऐसे जा रही थी, ये ऐसा थोड़ा शिफ्ट किया, फिर ऐसे चला गया, तो ये इसमें एंगल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है। तो ये जो शिफ्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। और इसको तुम लोग लेबोरेटरी में किए होगे, अगर याद होगा, 2 पिन इधर लगाते हो, एक लाइन खींचते हो, और दोनों पिन को लगा के एक पिन यहाँ लगा के मिलाते हो कि तीसरा पिन कहाँ है और चौथा पिन कहाँ है, और फिर तुम इससे लैटरल शिफ्ट आप निकाल लेते हो। ठीक है, सही। सिर्फ ग्लास स्लैब में होता है, कोई मटेरियल हो, मैंने ग्लास के बारे में बात ही नहीं किया, मैंने क्या बोला है, इसलिए मैंने N1 N2 N3 ले लिया है। लेकिन ये गारंटीड है कि एक मीडियम से जाके दूसरे में गया, फिर दूसरे से फिर से पहले में आ रहा है। अगर दूसरे से पहले में आएगा नहीं, कोई तीसरा मीडियम हो जाएगा, तो ये तुम्हारा लैटरल शिफ्ट नहीं होगा तब उसके अंदर। ठीक है, मतलब सेम मीडियम से चल के फिर अगेन वो किसी और मीडियम में मोमेंटली गया है, और फिर सेम मीडियम में वापस आ गया है। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर लैटरल शिफ्ट होता है।
सर अगर इसके आगे एक और ग्लास स्लैब रख दे तब भी सेम ही रहेगा ना? हैं इसके आगे एक और ग्लास, तो एक बार और शिफ्ट हो जाएगा, हाँ शिफ्ट होता जाएगा। मतलब लेटर शिफ्ट आएगा ना। हाँ लेटर शिफ्ट होता जाएगा। सर प्रिज्म में भी ऐसे ही। हाँ, अब रुक जाओ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, छोटा सा है, वो कर दे रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे डेरिवेशन मैं कर ही दे रहा हूँ। जैसे आपके बुक में देखो एग्जाम्पल दिया है एक, बना लो ये भी फिगर, कि जैसे तुम कभी भी अगर स्विमिंग पूल के साइड में खड़े रहते हो, स्विमिंग पूल के साइड में खड़े रहते हो और कोई नीचे कॉइन गिरा है या कोई आदमी खड़ा है, उसका टो देखते हो तो तुम्हें लगता है थोड़ा सा वो उठा हुआ है, या फ्लोर भी तुम्हें थोड़ी सी ऊपर लगती है, लगता है काफ़ी ऊपर आ गई है, सब्सटेंशली वो आँख से दिख जाता है नेकेड आई से। हाँ रियल क्यों? तो ये होता क्या है, इसका डायग्राम देखो बना लो। इसमें क्या हो रहा है देखो, जैसे मान लो एक कॉइन है, यहाँ कॉइन है। सर एग्जांपल कौन सा है? हाँ एग्जांपल एग्जाम्पल नहीं है, ये थियरी का पार्ट है। देखो अब ये अगर नॉर्मल है आपका, ध्यान दो, ये आपका नॉर्मल है और यहाँ पे आपने देख रहे हो ये आपकी आई बड़ी सी है। सर हेडिंग क्या डालें? हाँ ये उसी का पार्ट है, लेटरल शिफ्ट का ही पार्ट है, ठीक है, ग्लास स्लैब का है। तो ये बेसिकली ये भी एक तरह से ग्लास स्लैब ही है, ये भी एक तरह से ग्लास स्लैब ही है, क्योंकि यहाँ पे पानी भर दिया है आपका, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो क्या होता है, ये सीधे रे जाती, आपको दिख जाता कहाँ कितने, तो आप विड्थ मतलब कितने हाइट पे आपको पता चल जाता है। लेकिन अब क्या होगा, ये अब ये रे अगर ऐसे जाएगी तो क्या होगा, ये एंगल अगर आई हुआ तो थोड़ा सा ये अवे जाएगी, ऐसे इधर की जो रे रहेगी आई, ये थोड़ा सा अवे चली जाएगी। ये समझ में आ गया ये? तो ये जो रे ऊपर जा रही है यही आपको दिख रहा है। तो जब भी कुछ दिखती है तो जो रे आती है उसको जब बैक ट्रेस करोगे, तो ये बैक ट्रेस तुमने किया तो तुमको इस पॉइंट पे दिख रहा है ये। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअली पी पॉइंट पे है तो ये कहाँ पे चला गया, आपका पी डैश पे चला गया। इसको बना लीजिए पी डैश पे। सर बाहर निकलता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट किया हूँ, बेंड हुई है। और उसको जब बैक ट्रेस किया हूँ तो वो पी की बजाय वो पी डैश पे जाके बैक ट्रेस करके वो एपियर हो रहा है। इट एपियर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम पी डैश, एक्चुअली आपको लग रहा है पी डैश पे। तो पी से पी डैश पे जो ऑब्जेक्ट गया है यही तुम्हें लग रहा है कि शिफ्टिंग हुई है। ये भाई एक्चुअल हाइट तुम्हारी क्या है यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी, इसको मैं अगर एच बोल दूँ तो ये कौन सी डेप्थ है, थोड़ा ऊपर है। ये कौन सी डेप्थ है, ये एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। अच्छा ये कौन सा डेप्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डेप्थ है अपैरेंट इसको एपेरेंट, ठीक है। एपेरेंट, ठीक है, एपेरेंट डेप्थ। ये इसको आपको फील हो रहा है इतना डेप्थ है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ इतना है। तो तुमसे पूछेगा कितना, मान लो तुम्हें एक्चुअल डेप्थ दे दिया, जब पूछा गया एपेरेंट डेप्थ कितना है, तो सर इंसिडेंट रे को ही बैक ट्रेस बैक ट्रेस कर दिया। उसके मैंने पूछा हाइट कितनी, मान लो ये एच गिवन है और इसको निकालना है, एपेरेंट निकालना है। हैं? हाँ मतलब ये इसका डेरिवेशन करना है, मान लो। तो देखो कैसे करोगे इसे, तो वो साइन देखो इसको मैंने n मान लिया है, इसको मैंने 1 मान लिया है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है। तो n साइन i क्या हो जाएगा, n साइन i इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पे i है 1 इंटू साइन r, समझ में आया चीज़। अब देखो छोटे एंगल के लिए जो साइन आई होता है वो थीटा ही होता है। वो थीटा ही होता है, क्योंकि जो साइन का फॉर्मूला देखो साइन थीटा जो होता है बेसिकली थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाता है। थीटा अगर 1 डिग्री है तो रेडियन में कितना हो जाएगा, 1/1। इसको तो उठा, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। ऐसे टैन थीटा की वैल्यू जो होती है, टैन थीटा थीटा प्लस, याद है किसी को, कुछ थीटा क्यूब अपॉन समथिंग प्लस थीटा टू पावर 5। मतलब अगर 1 डिग्री 2 डिग्री, 2/15 हाँ 2/15 शायद, ये वाला शायद ये 2/15 होता है शायद, ये कुछ अब याद नहीं आ रहा, ठीक है। बेसिकली कुछ कोफिशिएंट होता है। कहने का मतलब कि अगर ये 1 डिग्री बेसिकली अगर 10 डिग्री तक है, टिल 10 डिग्री तक अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा,
भाई 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन। तो मान लो मैंने बोला 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाई 180। पाई की वैल्यू 3.14, 180 से डिवाइड करो। या कोई मोबाइल दो मुझे। तो छोटे एंगल के लिए तो समझ में आ गया, यानी कि साइन थीटा थीटा। अभी इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? तो वैसे बेचारा बहुत छोटा नंबर है ये, क्यूब तो एकदम खत्म ही हो जाएगा ना। तो साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल यू कैन राइट इक्वल टू थीटा एंड इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो ये तुम इसको एन टेन आई लिख सकते हो, ठीक है। और ये इक्वल टू हो गया टेन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, देखो साइन आई तो साइन थीटा थीटा हो गया, थीटा टेन थीटा हो गया छोटे एंगल के लिए, 1 से लेकर 10 डिग्री तक। 45 डिग्री पर अप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है, फॉर स्मॉलर एंगल। तो साइन आई तुम्हारा आई के बराबर हुआ। देखो समझ में आया ना, समझ में आ गया। तो साइन आई के बराबर हुआ तो फिर ये टेन आई के बराबर हो गया। साइन आर के बराबर हुआ, ये टेन आर के बराबर। अब टेन आई क्या होगा बताओ जरा। यहाँ पे टेन क्या होता है किसी ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा देखो, इसको अगर ऐसे किया जाए, आई को ऐसे बढ़ा दिया जाए तो परपेंडिकुलर इस आई के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और बेस कितना हुआ? एच, यानी कि एन इंटू परपेंडिकुलर जो भी है, परपेंडिकुलर इसको एक्स मान लेते हैं, परपेंडिकुलर इसको एक्स मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया? एच इक्वल टू, देखो ये आर है तो ए भी इधर आर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? है इसको मैंने बैक ट्रेस किया है, फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैंने बैक ट्रेस किया है तो ये एंगल आर हो जाएगा। ऑल्टरनेट क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी रे को? ये जो रे आप देखो ऐसे हो रहा है ना, ध्यान से देखो, ये थोड़ा बड़ा बना दे रहा है। ये रे ऐसे गई है, नॉर्मल है, और फिर ये ऐसे बैक हुआ है। तो ये एंगल आई है, इसको बैक ट्रेस किए, ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आर, ठीक है, हाँ या ना? ये मैंने एक्स माना, ये कितना हो जाएगा? एक्स। ये आपका एच है, तो टेन आई कितना हो गया? एक्स बाई एच, एक्स बाई एच। और टेन आर कितना हो जाएगा? ये जो आर है इसके लिए ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, हाँ देखो ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये तो ये हाइट कितना है? इसको एच डैश, यही क्या है आपका? एपरेंट डेप्थ है, यानी कि एच डैश बाई एक्स अपॉन एच डैश। कहने का मतलब डेरिवेशन अगर बहुत नहीं तो देखो ये आ गया एच अपॉन एच डैश। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर हो गया? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर हुआ? एक्चुअल हाइट डिवाइड बाय एपरेंट हाइट। ये तो डेरिवेशन हो गया। फॉर्मूला क्या है? अगर पूछा गया व्हाट इज एपरेंट हाइट, तो एपरेंट हाइट जो होगी तुम्हारी वो सिंपली क्या करोगे? एक्चुअल हाइट से डिवाइड कर दोगे म्यू से। ये समझ में आया? ये आपका फॉर्मूला हो गया। समझ में आया सबको? ये सब एक दूसरे के रिलेटेड है। बेसिकली एपरेंट हाइट आपकी कम हो जा रही है ना, तो किसी नंबर को कम कैसे करोगे? जब किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे। बड़ा सिंपल तरीका याद करने को। तो जब भी कन्फ्यूजन हो तो एक्चुअल हाइट से, ऐसे सोचो कि स्विमिंग पूल में क्या होता है, हाइट कम होती है, तो एक्चुअल हाइट क्या हो रही है? कम हो जा रही है। तो कम कुछ कैसे होती है? यानी कि एक्चुअल हाइट में किसी 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे। 1 से बड़ा क्या है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उससे डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगी? वो आपका एपरेंट हाइट या एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। एपरेंट डेप्थ बोलते हैं इसको एक्चुअली। क्लियर? हाँ। तो शिफ्ट कितना हुआ? पहले कितना था, शिफ्ट कितना हुआ? तो देखो शिफ्ट क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया है, पी डैश पे, पी से चल के पी डैश। तो शिफ्ट क्या बोलेंगे हम लोग? पी पी डैश। तो शिफ्ट कितना हुआ? अगर बस एक फॉर्मूला पूछा गया व्हाट इज शिफ्ट, तो एच माइनस एच डैश, एच माइनस एच बाई म्यू, एच अपॉन एच कॉमन कर लिया, 1 अपॉन 1 माइनस म्यू। ये आपका शिफ्ट हुआ, हाँ या ना? देखो ना, एच माइनस ये एच है, एच में से एच डैश माइनस करोगे तो ये तो शिफ्ट हुआ पी पी डैश। एच डैश की वैल्यू पुट कर दिया। तो
तो ये आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका यूसेज कैसे आता है, इसका यूसेज कंपटीशन में कैसे आता है भाई, वो समझा दे रहा हूँ। ये तो सिंपल तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल में पूछेगा कि कॉइन तुम्हारा रखा गया है स्विमिंग पूल में, इतनी डेप्थ दिया है, कितना होगा। लेकिन एक्चुअली इसमें क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो देखो कैसे बनते हैं, ध्यान से सुन लेना बस, ठीक है। क्योंकि हाँ, तो लिख लो पहले 1 मिनट। देखो इसका यूसेज बस समझ लो कि कभी क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं हमको है। जैसे मान लो कल को लेंस दे, मिरर दे, कुछ दे, ठीक है, तो ये करते क्या है क्वेश्चन में, इसका एक फार्मूला हमने पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, देखो जैसे मान लो बोला कि ये ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है और बोल दिया कि कुछ डिस्टेंस है, मान लो कुछ एग्जांपल है, मान लो दे दिया 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, ठीक है। तो तुम समझ लो अगर फोकस दिया है तो v निकाल लोगे। ये क्या बोलेगा कि इसके बीच में मैंने एक ग्लास रख दिया है, ग्लास का स्लैब रख दिया है। तो ग्लास का स्लैब की पोजीशनिंग तुम कहीं भी आगे पीछे करोगे, लैटरल शिफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा। भाई लैटरल शिफ्ट क्या आ रही है आपकी, एक फिक्स वैल्यू आ रही है। देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट देख लो, मान लो ये लाइट यहाँ पे है, ये यहाँ पे ग्लास है, तो तुमने कोई रे ऐसे गई, ये बेंड हुई, फिर ऐसे गई, तो लैटरल शिफ्ट कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना है, फिक्स है। यानी कि जो लाइट यहाँ से गई थी वो यहाँ से निकल रही है। अब इस ग्लास स्लैब को तुम थोड़ा आगे कर दो, पीछे कर दो, तो इसकी पोजिशनिंग से कहीं कुछ फर्क पड़ रहा है इसमें। अगर ये ऑब्जेक्ट के पास एकदम लेते आओ, फर्क किससे पड़ता है, ये एच और म्यू से। मतलब अगर हाइट बदलोगे या थिकनेस बदलोगे या म्यू बदलोगे तभी बदलेगा, नहीं तो लैटरल शिफ्ट फिक्स है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस ग्लास स्लैब की पोजीशनिंग से लैटरल शिफ्ट में कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या बोलेगा कि एक ग्लास स्लैब रख दिया गया है बीच में, अब बताइए क्या कहानी होगी। तो अब क्या होगा, अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं माना जाएगा, इसकी अपरेंट हाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, तो ये 20 पे नहीं रहेगा। अब एच की वैल्यू कितनी हो गई है, अब नहीं, एच की वैल्यू 20 नहीं हो गई है। अब ये मान लो बोला कि हम एग्जांपल जैसे ले लो, इसका थिकनेस मान लो, इसका मान लो थिकनेस t दिया गया है, तो कितना शिफ्ट होगा ये, t × 1 - 1/μ। समझ में आया। तो मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर आता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब 20 पे ना मान के कहाँ मानेंगे हम लोग, 19 पे। क्योंकि इस जब रे यहाँ से निकलेगी ऐसे करके, इसको बैक ट्रेस करोगे तो ये मिरर से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, पास हो जाएगी। पहले आपकी ज़्यादा थी, तो ये जो पॉइंट में शिफ्ट हुआ है ए से ए डैश में, दिस इज नथिंग बट लैटरल शिफ्ट। क्लियर। और ये जब इमेज बन रहा है वापस, तो इमेज में भी देखना पड़ेगा, इमेज के समय तुम्हें पोजिशनिंग देखना पड़ेगा। मान लो इमेज पहले ही बन गया तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इमेज बाद में बन रही है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपना काम करेगा। तो ऐसे केसेस में जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं उसको बैक ट्रेस करना होगा, जहाँ पे वो बैक ट्रेस का लैटरल शिफ्ट निकालना बस सिंपल, तुम्हें बस लैटरल शिफ्ट निकालना है। कोई भी थिकनेस की प्लेट डालने से उसके अंदर वो पॉइंट कितना शिफ्ट होता है। तो ये मान के चलो कि ये पॉइंट शिफ्ट कर दिए, नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि ये ग्लास स्लैब अब सर एच क्या डिफाइन कर रहे हैं, थिकनेस या फिर एच क्या बताओ, क्या बताए थे एच, हाइट ऑफ कॉलम बताए थे ना। तो क्या चीज़ है वो, जो भी ग्लास स्लैब है उसकी हाइट है या थिकनेस है, विड्थ बोलो, जो भी बोलो, यहाँ पे एच की जगह टी हो जाएगा। क्लियर है ये, क्या नहीं समझ में बताओ। वो टी थिकनेस है ये, ग्लास स्लैब की थिकनेस। जो मैंने एच लिया था यहाँ पे, पानी की जो हाइट मैंने लिया था वो क्या था, एच था, उसी जगह टी ले लो, थिकनेस ले लो, वो थिकनेस ले लो। हाँ ठीक है, उसको आप थिकनेस ले लो।